So hi guys, welcome back. My name is C.S. Shantanu Mandari and I welcome you all to this June 2023 amendments for the subject called as Secretarial Audit, Compliance Management and Due Diligence CS Professional Group Second. So आज इस अमेंडमेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे। पर इससे पहले आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जून 2023 के लिए आईसीएसआई ने सभी सब्जेक्ट्स के लिए ऑफ सीएस प्रोफेशनल एंड एग्जीक्यूटिव एक्सेप्ट ड्राफ्टिंग अमेंडमेंट्स इशू कर दिए हैं। एंड अभी हुए हैं, हाल ही में हुए हैं, मुझे लगता है 5-7 दिन, हफ्ता भी नहीं हुआ होगा, बट मैंने ऑलरेडी ग्रुप 1 के अंदर, बिकॉज ग्रुप वाइज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सो ग्रुप 1 में जीएमआरसी के अमेंडमेंट्स मीनिंग द पीडीएफ नोट्स एंड दी क्लासेस, ये आप सभी को हमारे डिटेल क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको और जो फास्ट ट्रैक बैचेस देख रहे हैं उनको भी ये अमेंडमेंट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। नहीं मिले हैं तो आप मैं यहाँ पे नंबर लिख दे रहा हूँ, वैसे लिखा भी है आपके पास होगा, आई एम श्योर। नहीं है तो इसको सेव भी कर लीजिए, बिकॉज अभी सीएस ट्रेनिंग आपको करनी है, जॉब करनी है, तो आई एम श्योर हमारे जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है जिसमें अबाउट 15,000 से ज़्यादा सीएस स्टूडेंट्स होंगे, इससे ज़्यादा ही होंगे, बट अप्रॉक्सीमेटली जो मुझे बताया गया वो इतने ही होंगे। तो उन सभी का फ़ायदा आप भी लीजिए। 7827449358 एंड यहाँ पे एक और नंबर है जिस ऊपर लिखा है, इन सभी को सेव कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। तो चलिए, जीएमआरसी के अमेंडमेंट मिल चुके हैं, ड्राफ्टिंग अमेंडमेंट्स है नहीं, टैक्सेशन हमारे पास इस समय नहीं अवेलेबल है क्योंकि टैक्स के अलावा हम सभी सब्जेक्ट सीएस प्रोफेशनल के अवेलेबल है हमारे पास। और ग्रुप 2 में अब आप देख रहे हैं सेक्रेटरियल ऑडिट से अपनी बात स्टार्ट कर दी है, इसके बाद धीरे धीरे आरसीडी एंड सीआरआईबी में पहुंचेंगे एंड फिर ग्रुप 3 वाले अमेंडमेंट्स भी कंप्लीट करेंगे। सो अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि अमेंडमेंट्स आपको मिले, ये तो है ही है, बट समय से मिले, ये बहुत ज़रूरी है और उसी के लिए दिन रात मेहनत में कर रहा हूँ। चलिए, तो बातचीत अब करनी स्टार्ट करते हैं, अमेंडमेंट्स को देखते हैं कहाँ पे है, क्या है। मोबाइल ऐप का नाम आपके सामने है, शांतनु तान्या अकेडमी, सर्च करिए गूगल प्ले स्टोर पे, उसको अभी डाउनलोड करिए जिससे कि पीडीएफ वगैरह आपको ये आराम से फ्री में मिल सके और क्लासेस जो है वो आपको फास्ट ट्रैक एंड डिटेल क्लासेस पे तो देख ही रहे हैं आप। तो चलिए, अब चैप्टर 2 में सबसे पहले चैप्टर 1 में अमेंडमेंट्स नहीं है आईसीएसआई सप्लीमेंट के हिसाब से, और चैप्टर 2 में अमेंडमेंट है। चैप्टर 2 ऑब्वियसली कॉल्ड एज कंप्लायंस। अब देखिए, बहुत बार सुनते हैं लोगों से, अब सीएस बन गए हैं तो भी, जब कर रहे थे सीएस तो भी। सो आई क्वालिफाइड सीएस इन द ईयर 2012 एंड माय मेंबरशिप नंबर इज 30321। सो मुझे याद है 31 मई की वो शाम जिस दिन मुझे ईमेल आया कि आपका फलाना मेंबरशिप नंबर है जो ये है। तो आप देखिए ये एक ऐसा मोमेंट होता है जो जनरली कोई भूलता नहीं है, एटलीस्ट मैं तो नहीं भूला हूँ। तो खैर, ये मेंबरशिप नंबर है मेरा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, बहुत बार लोग सवाल उठाते हैं कि सीएस करता क्या है, सीएस का स्कोप क्या है। तो आई थिंक सीएस कहिए, कंप्लायंस कहिए या कंप्लायंस ऑफिसर कहिए, बहुत फ़र्क नहीं है क्योंकि सीएस कंप्लायंस ऑफिसर का ही दूसरा नाम है एक तरीके से। और जब कंप्लायंस के बारे में बात आती है तो आई एम श्योर ये एक ऐसा वर्ड है, आप लॉ में बहुत बार सुनते हैं, कुछ चीज़ें इंक्लूसिव होती हैं, कुछ एग्जॉस्टिव होती हैं, कुछ का अंत है तो कुछ बेअंत हैं, जितना कहते जाइए कोई अंत नहीं है, कोई एंड नहीं है। तो कंप्लायंस उसी चीज़ का नाम है, बिकॉज हर एरिया की अगर आप बात करें, हर एरिया के अपने कंप्लायंसेस हैं, अपने कुछ कायदे कानून हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो सीएस का काम तो इतना है कि अगर आप करते रहेंगे तब भी वो ख़त्म नहीं होगा। और यही रीज़न है कि आजकल जो कंपनीज़ हैं, जो पहले एक ट्रेडिशन था कि एक कंपनी है तो एक सीएस है, अब ऐसा नहीं रहा है। कंपनीज मल्टीपल सीएस हायर कर रही है, इससे ज़्यादा हायर कर रही है क्योंकि कंप्लायंसेस को लेके पेनल्टी वगैरह के नॉर्म्स अब काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं। एंड सो कॉल्ड एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसमें भी कंपनी अपने नंबर अच्छे बनाना चाहती है बिकॉज उससे कल शेयर होल्डर से पैसे लेने हैं, इन्वेस्टर से पैसे लेने हैं। आजकल आप हर दिन सुनते हैं कि फलाना फलाना कंपनी को इतने $1 मिलियन की फंडिंग मिली है। तो कौन देगा ऐसी कंपनी को फंड्स जो कि नॉन कंप्लाइंट है? मान लीजिए आप ही इन्वेस्टर हैं, आपके पास करोड़ों रुपए हैं, मैं आपके पास आता हूँ, अपनी कंपनी का प्रेजेंट करता हूँ पोर्टफोलियो, आप देखते हैं उस कंपनी के बारे में, रिसर्च करते हैं, पाते हैं, आप इन्वेस्टर हैं तो आप पाते हैं मेरी कंपनी के बारे में कि इनके तो बहुत सारे नॉन कंप्लायंसेज हैं, ये पेनल्टी वो पेनल्टी वगैरह वगैरह, आप क्या मुझे पैसा देंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी हो चुका है कंप्लायंस का हिसाब किताब करना और सही से उन्हें रखना। और कंप्लायंस में तो जितना काम किया जाए देखिए उतना कम है, और कंपनी की जिम्मेवारी बनती है कि वो कंप्लायंस को हमेशा अप टू डेट रखे। ना ही इसलिए नहीं कि उसे कोई अच्छी कंपनी बनना है लोगों की नज़रों में, बट अपने शेयर होल्डर्स का जो पैसा है, अपने इन्वेस्टर का जो पैसा है, जो उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया है कंपनी पे, आई थिंक उसको बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है।
तो चलिए अब अमेंडमेंट्स के बारे में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अमेंडमेंट जो है वो डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट को लेके है, और ये जो अमेंडमेंट्स हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, कहते हैं कि कंपनी अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर अमेंडमेंट रूल 2022 में इशू करे गए हैं। 1 जून 2022 को इशू करे गए हैं ये, और तभी से ये इफेक्टिव हुए भी हैं। इस अमेंडमेंट का अगर मैं आपको एक स्नैपशॉट दे सकूँ, पढ़ेंगे तो हैं ही हम लोग डिटेल में, बट ये बेसिकली अमेंडमेंट्स उस सिचुएशन के लिए है जहाँ पे कोई ऐसा बंदा इंडिया की किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है या डायरेक्टर आईडी अप्लाई करना चाहता है जिसके साथ इंडिया अपने लैंड बॉर्डर शेयर करता है। अभी क्या, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, इन सभी के साथ अपने लैंड बॉर्डर शेयर होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो क्या अगर इनका नेशनल हमारी किसी भी कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनना चाहता है तो बड़ा स्वागत है उनका। इंडिया में तो वैसे ही कहते हैं अतिथि देवो भव, तो बिल्कुल स्वागत है, बन सकते हैं, पर उसके लिए कुछ कायदे कानून हैं जो कि ये कहते हैं कि पहले जो होता था वो चलिए होता था, बट अब इस रेगुलेशन के बाद ये है कि अगर इंडिया के जो लैंड बॉर्डर्स हैं उसके साथ अगर कोई भी देश अपनी सीमा बॉर्डर शेयर करता है और उसका नेशनल इंडिया में किसी डायरेक्टर बनना चाहता है कंपनी का, तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। इसका लॉजिक ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं लिखा है, बट ऑब्वियसली आप खुद समझ सकते हैं कि जिस तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ आजकल बढ़ रही हैं या जो रिलेशनशिप्स हो रहे हैं जहाँ पे अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो आई थिंक उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ गलत लोग हमारे सिस्टम में ना आ जाएं, आई थिंक उसी पर्सपेक्टिव से ये रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं। आइए देख लेते हैं। तो कहते हैं दी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 1 जून 2022 हैज नोटिफाइड द कंपनी अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर अमेंडमेंट रूल 2022। अमेंडमेंट्स कहते क्या हैं, अब अपनी तरफ से आप देखिए, ये एक रेड लाइन मैंने ड्रॉ करी है, मतलब इमेज ली है, जहाँ पे बॉर्डर शेयर हो रहे हैं कि कोई पहले इस पार था वो उस पार चला गया, और एक लाइन बना रखी है, उधर की तरफ दूसरा देश है, इधर की तरफ इंडिया है, इंडिया इज़ ग्रेट। तो ऑब्वियसली ये उसी को दिखाने की कोशिश है। तो कहते हैं इस अमेंडमेंट के जरिए, कहते हैं थ्रू दिस अमेंडमेंट एमसी हैज इंट्रोड्यूस्ड चेंजेस इन इट्स वेरियस फॉर्म्स रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स by aligning the form with foreign exchange management non-debt instruments. As per the changes made, if the person seeking appointment is a national of the country, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, which shares land border with India, necessary security clearance from the Ministry of Home Affairs shall also be attached along with the consent. So ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आप ऐसे किसी देश के निवासी हैं जिसके साथ इंडिया का लैंड बॉर्डर शेयर होता है तो आप इंडिया में नेशनल नहीं बन सकते। बिल्कुल बन सकते हैं, पर जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा और अभी आपके सामने बात रखी भी कि आपको MCA जो है वो ये कहता है कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से परमिशन लेनी पड़ेगी या मानिए सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, जिसमें ऑब्वियसली ये लिखा होगा कि कोई दिक्कत नहीं है इस इंडिविजुअल को अपॉइंट करने में इंडिया में किसी भी कंपनी में एज अ डायरेक्टर। तो यानी कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब नहीं पाया गया है, कोई ऐसी गतिविधियां जिसको हम कहते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ जो ख़राब हैं जो इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट उसमें इस नेशनल का नाम नहीं है। आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो इसी चीज़ों को चेक करेगा एंड एवरीथिंग इज़ बीइंग फाउंड करेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं, अपॉइंट बिल्कुल हो सकते हैं आप इंडिया की किसी भी कंपनी में। तो ये तब की बात है जब आप अपॉइंट होना चाहते हैं, तो मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि आपके पास डिन होगा, क्योंकि चाहे आप इंडिया के अंदर डायरेक्टर बनना चाहें, मतलब आप इंडियन नेशनल हैं और इंडिया में डायरेक्टर बनना चाहते हैं, डिन तो आपको तब भी चाहिए। बाहर के किसी और देश पे, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का कोई रिलेशन नहीं है, इंडिया कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया एक छोटा सा आइलैंड मान के चलिए और उसके आसपास तो कुछ भी नहीं है, तो लैंड बॉर्डर्स तो उसका कहीं से शेयर होता ही नहीं है शायद। तो अगर उस कंट्री का नेशनल यहाँ डायरेक्टर बन रहा है तो ये रिक्वायरमेंट वहाँ नहीं एप्लीकेबल होगी, बिकॉज लैंड बॉर्डर शेयर ही नहीं हो रहे। ये तब की बात है। अब देखिए इंडिया में आप रहते हैं, आपने नेपाल जाना है तो वो तो आप जानते हैं कि नेपाल बिल्कुल जाया जा सकता है, लैंड बॉर्डर्स लगते हैं दोनों कंट्री के आसपास, तो बिल्कुल जा सकते हैं आप। बट ऑस्ट्रेलिया ऐसे सड़क से जाना शायद पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम दोनों अपने बॉर्डर्स इतना क्लोजली शेयर नहीं करते। अच्छा, बात करते हैं उस नेशनल की जो डायरेक्टर बनना चाहता है बट अभी उसके पास डायरेक्टर आईडी भी नहीं है। तो पहले में डायरेक्टर आईडी थी, अब डायरेक्टर बनना चाहते थे बट अभी डायरेक्टर आईडी भी चाहिए और डायरेक्टर भी बनना है, तो क्या प्रोसेस है आइए देख लेते हैं। सिमिलरली, no application number shall be generated in case of the person applying for the DIN number is the national of the country which share land border with India unless, वही वाली ऊपर की बात, क्लियरेंस चाहिए आपको,
unless necessary security clearance from Ministry of Home Affairs has been attached along with the application. In the form DIR 12, a declaration is inserted which needs to be opted by the person seeking appointment as director as to whether the national of the country which share land borders with India has sought necessary clearance from the Ministry of Home Affairs or not. तो ठीक है भाई, आपको DIN अप्लाई करना है बिल्कुल करिए, बट अगेन आपको पहले क्लियरेंस लगानी पड़ेगी कि देखिए मैंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एप्लीकेशन दी थी कि मैं डायरेक्टर अप्लाई करना चाहता हूँ, DIN अप्लाई करना चाहता हूँ, वहाँ से मुझे क्लियरेंस आ गई है कि MCA को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर मुझे DIN मिलता है। तो ये पार्ट 1 हो गया। अब आप DIR 12 फाइल करते हैं जिसमें किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो ठीक है आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप ये काम कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है। बस इसके लिए आपको ये करना है कि आपको खुद एक डिक्लेरेशन देनी है कि जी मैंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो क्लियरेंस है वो ले ली है और उसके हिसाब से मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूँ। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो अभी ऐड करी गई है इस अमेंडमेंट के हिसाब से, जिससे कि इस पूरे सिस्टम को और ज़्यादा बेटर बनाया जा सके इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, पता रहे कौन कहाँ से आया है और वो किस एक्टिविटी में इससे पहले इन्वॉल्व था, कोई गलत इंसान यहाँ पे ना आ जाए। आई थिंक इसीलिए ये प्रोसेस जो है वो बनाए गए हैं। बात करते हैं आगे LLP और पैन के बारे में, परमानेंट अकाउंट नंबर एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है अभी कंपनी आप सेटअप करते हैं तो आप एक ही फॉर्म से काफ़ी काम कर सकते हैं। पैन नंबर अप्लाई कर दिया, टैन कर दिया और तमाम तरीके के रजिस्ट्रेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से LLP में भी अब फॉर्म इंटीग्रेशन की बात करी गई है कि LLP में ही ऑप्शन रहेगा पैन नंबर का भी, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में। ये कोई एक वर्ड नहीं है कि आप कह दीजिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्राउंड पे आपको दिखाना पड़ेगा और ये शायद कोशिशें उसी की तरफ है। देखिए मेरी एक सिंपल सी आदत है और मैं उसका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि अगर मुझे आप में कोई चीज़ अच्छी लगती है, आप चाहे X पार्टी के हैं चाहे Y पार्टी के हैं, मुझे अच्छा लगता है तो मैं डेफिनेटली अप्रिशिएट करूँगा उस चीज़ को, और अगर ख़राब लगता है तब भी करूँगा। और कभी भी एक इंसान, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, किसी और को छोड़िए, एक इंसान हमेशा सही और हमेशा गलत नहीं हो सकता। चेंजेस होंगे उसके अंदर, कभी वो सही दिखेगा कभी वो गलत दिखेगा। तो चेंजेस तो धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होते जाएंगे। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी। पहले जो चीज़ें नहीं थी अब सिस्टम में आ रही हैं। गलतियां अगर होंगी, जैसे MCA की वेबसाइट आजकल नहीं चलती है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स को बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो ये गलत है। पहले उनको सही से टेस्ट कर लेना चाहिए था, उसके बाद रोल आउट करना चाहिए था। कोई जल्दी तो हो नहीं रही थी। और इनकम टैक्स की वेबसाइट में भी शायद ऐसा ही कुछ हुआ था। तो कहते हैं कि अगर आप LLP आप बनाते हैं तो उसी में ही आपका पैन नंबर का भी प्रोविजन है। जैसे ही आपकी LLP बन जाएगी उसका नंबर जनरेट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, MCA इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देगा और अकॉर्डिंगली आपका पैन नंबर भी साइमल्टेनियसली जनरेट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आपको भाई LLP नंबर आ गया अलग से पैन के लिए अप्लाई करें, वो ज़रूरी नहीं है। ये सारा काम अब एक ही फॉर्म इंटीग्रेशन के जरिए एक ही साथ एक ही समय में हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। कहते हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस बाय नोटिफिकेशन 26 जुलाई 2022 हैज नोटिफाइड द प्रोसीजर ऑफ पैन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट थ्रू सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग LLPs of the Ministry of Corporate Affairs. The Ministry of Finance has issued notification on 26 July. अब देखिए CBDT हो, चाहे MCA हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो, इन सभी को मिल के काम करना है, क्योंकि ये जो भी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कोई एक गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन इसको नहीं कर रहा है, बहुत सारे सपोर्ट लेवल से ये होके गुजर रहा है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि साइमल्टेनियसली CBDT भी नोटिफिकेशन निकाल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी नोटिफिकेशन एक ही तारीख को निकाल रहे हैं, जिससे कि ऑब्वियसली सिमेट्री बन सके, एक सिंक्रोनाइजेशन जो है प्रोसेस में वो हो सके। तो कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस has issued notification dated 26 July stating that the application for PAN for LLP will now be filed in simplified performa for incorporating LLPs form जिसका नाम है FILLIP using DSC of the applicant and after generation of the LLPIN जो limited liability partner identification number है, MCA will forward the data in form 49A to the income tax authority। तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये लाइन बाय लाइन पढ़ इसलिए देता हूँ जिससे कि आपको ये ना लगे कि सर ने ऊपर की बात बता दी, अंदर तो बताया नहीं है। अब क्योंकि नोट्स मैंने बनाए हैं तो मुझे तो पता है कि क्या लिखा है, बट आपको मैं इसलिए एक बेसिक लैंग्वेज में भी समझाना चाहता हूँ जिससे कि समझ में आ जाए कि पूरी बात क्या है। उसके बाद जब एक बार पढ़ें तो और कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये बात तो सर ने मुझे अभी भी बता दी, तो हाँ यही लिखा है उसके अंदर। तो ठीक है भाई, LLP अगर आप आज से बनाते हैं, जब से नोटिफिकेशन आई है, तो पैन नंबर की अलग से कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक ही एप्लीकेशन के ज़रिए सारा काम हो जाएगा।
जैसे ही आपको LLP IN नंबर मिलता है, जो MCA होगा वो इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेज देगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके लिए पैन नंबर जनरेट कर देगा। बात करते हैं डिपॉजिट्स को लेके। तो जो कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, देखिए हर कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट ना करती है ना कर सकती है, इसके लिए कुछ कायदे कानून हैं जिसके अंदर ऐसा बदलाव नहीं है जो यहाँ पे लिखा हो, बट ये आप सभी जानते हैं कि डिपॉजिट इज नॉट समथिंग दैट एनी कंपनी कैन एक्सेप्ट। देयर आर सर्टेन रूल्स व्हिच नीड टू बी फॉलोड बिफोर एंड ड्यूरिंग द टाइम व्हेन यू आर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। तो उसको लेके यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं, आइए देख लेते हैं। The company's acceptance of deposit amendment rule 2022, the MCA-wide notification dated 29 August has notified the company acceptance of deposit amendment rules 2022। उस रूल्स के हिसाब से आपको रिपोर्टिंग करनी है, कंपनी को तो रिपोर्ट करनी ही है, बट ऑडिटर भी बताएगा। अभी वन साइडेड रिपोर्टिंग नहीं होगी, ऑडिटर भी अपनी तरफ से बताएगा हाँ जी ये डिपॉजिट्स का हिसाब किताब है कंपनी को लेके फलाना फलाना कंपनी का, जिससे कि क्रॉस चेक हो सके और आई थिंक दोनों की लायबिलिटी हो सकेगी तय कि कंपनी ने बताया और ऑडिटर ने बताया, तो कोई ये नहीं कहे कि मुझे नहीं पता था कि क्या इन्फॉर्मेशन फाइल हो रही थी। इसलिए कहते हैं सारी पार्टी जो इन्वॉल्व है वो स्पेशली ऑडिटर एक सर्टिफिकेशन देगा कि हाँ जी इतना डिपॉजिट कंपनी ने एक्सेप्ट किया है, या कोई डिफॉल्ट है तो ये डिफॉल्ट है, जो भी बात है वो सारी बात ऑडिटर बताएगा फाइनेंशियल ईयर के एंड होने पे। सो कहते हैं एवरी कंपनी टू विच दीज रूल्स अप्लाई, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा हर कंपनी डिपॉजिट ना एक्सेप्ट करती है ना कर सकती है, तो जो लोग डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं ऑब्वियसली उनके लिए है ये। shall file a return of deposit in the form DPT3, DPT का मतलब आप सभी समझते हैं डिपॉजिट, and furnish the information contained therein as on 31st day of March of that year duly audited by the auditor of the company, and declaration to that effect shall be submitted by the auditor in e-form DPT3। तो भाई कंपनी पूरा ब्यौरा देगी कि क्या डिपॉजिट कंपनी ने पूरे साल भर में एक्सेप्ट किए हैं फाइनेंशियल ईयर तक 31 मार्च तक, और जैसे ही फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा ऑडिटर भी इसका एक सर्टिफिकेशन इशू करेगा और फाइल करेगा जिसमें ऑडिटर बताएगा कि इतना डिपॉजिट आया है कंपनी के पास, या जैसे कि मैंने कहा कोई डिफ़ॉल्ट का केस है, कोई और दिक्कत आई है, वो सब कुछ इसके अंदर बताया जाएगा। अब डिपॉजिट लिया है तो कौन से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू लिया है, क्योंकि ऐसा तो नहीं ना आप कह दें कि हाँ जी मैं डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा हूँ, उसके बदले क्या टर्म्स एंड कंडीशंस पे एक्सेप्ट हो रही है, उसको स्कीम का नाम क्या है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, वो आपका सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज। उसमें आप देखिए स्पेशली जब फंडिंग वाला पार्ट आप पढ़ते हैं, क्योंकि लिस्टिंग तो चलिए अलग बात है, बट फंडिंग में आप देखिए पहले के कितने सारे चैप्टर्स जो हैं वो सिर्फ इसी बात पे फोकस करते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है जिनके जरिए आप पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, चाहे वो इक्विटी है, चाहे वो डेट है, चाहे वो REIT है, चाहे INVIT है, मतलब एज एप्लीकेबल, तो वो सब इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे बताई जाएगी। बात करते हैं स्मॉल कंपनीज की डेफिनेशन को लेके, जिसके अंदर काफ़ी फ्रीक्वेंटली देखिए बदलाव आ रहे हैं, एक ही साल में चीज़ें जो हैं वो बदलती जा रही हैं। जब स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन आई थी, या यूँ कहते थे 2021 तक जब वो डेफिनेशन रही, तो यहाँ पे एक टाइमलाइन आपके सामने प्रेजेंट है जिसमें आप देखिए कि बताया गया है कि 2021 तक जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि आपका रेवेन्यू 50 लाख के नीचे रहे और टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ तक रहता है, तो आप स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आ जाते हैं। अब स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आने का मतलब है काफ़ी सारे एग्जाम्पशंस मिलना, काफ़ी सारे एग्जाम्पशन कंप्लायंस के तौर पे मिलना, तो आई थिंक वो बात है। बट हम सभी जानते हैं कि देश और दुनिया किन हालातों से पिछले कुछ सालों में गुजरा है, और वो बात किसी से छुपी नहीं है। भले दुनिया भर की इकोनॉमीज़ आपको ये कहती हों या ये बयान आपको न्यूज़पेपर में आते हों कि भाई सब कुछ सही हो गया है या पहले से बेहतर हो गया है, पर मुझे लगता है उसमें शायद पूरी सच्चाई नहीं है, समय लगेगा और ज़्यादा समय लगेगा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट तो शायद यहाँ तक कह जाती है कुछ कंट्रीज़ के लिए कि जो नुकसान कोविड की तरफ से हुआ है देशों को, ये 1-2 साल का नुकसान नहीं है, ये 15 से 20 साल की रिकवरी की बात करी जाती है। अब ये ठीक है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और बहुत सारी और चीज़ें उसके साथ उसमें जुड़ी हैं, हो सकता है हमें उतना समय ना लगे, बट अभी एकदम से रिकवरी हो जाए शायद ये पॉसिबल नहीं है। एनीवे, तो 2021 के बाद अभी तक जब आपसे बात कर रहा हूँ तो कहते हैं जब ये रूल्स आए हैं बेसिकली तब तक ये स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन को और बढ़ा दिया गया, इसका जो नेट था इसको और बढ़ा दिया गया। कहते थे अगर आप रेवेन्यू अब 2 करोड़ तक भी कर रहे हैं और टर्नओवर आपका 2 से 20 करोड़ कर दिया, इसके अंदर भी अगर आप फॉल करते हैं तो चलिए आप स्मॉल कंपनी हैं। स्मॉल कंपनी है मतलब आपका खर्चा कम रहेगा, मैंने बार बार अभी वर्ड इस्तेमाल किया, कहते हैं कंप्लाइंसेस का जो जोर है आप पे वो नहीं चल पाएगा गवर्नमेंट का, क्योंकि पहले से बहुत सारे रिलैक्सेशन है, चाहे वो ऑडिट के तौर पे हो या बाकी चीज़ें हों।
पर अभी रिसेंटली जिस अमेंडमेंट की बात आज हम कर रहे हैं, इस अमेंडमेंट के हिसाब से स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन को फिर से रिवाइज कर दिया गया है। और इस रिवाइज डेफिनेशन के हिसाब से आपका रेवेन्यू अब आप 4 करोड़ के अंदर करते हैं, मतलब डबल एक तरीके से, चाहे वो रेवेन्यू की बात है चाहे टर्नओवर की बात है। टर्नओवर भी 2 से शुरू किया, 2 करोड़ से उसको 20 पे ले आए, 20 से फिर 40 कर दिया। तो अगर आप 4 एंड 40 करोड़ के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे रेवेन्यू या टर्नओवर के हिसाब से, जैसा यहाँ पे लिखा है, तो भी आप स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आएंगे। तो इससे और काफ़ी सारी कंपनीज जो हैं, जो शायद स्मॉल कंपनी बनने के लिए डिस्क्वालीफाई हो गई थी, अब वो भी क्वालिफाई हो गई हैं। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है जहाँ पे छोटी कंपनीज को एक बड़ी राहत मिलेगी और आई थिंक उनको ईजी होगा कि वो वापस से ट्रैक पे लौट सकें। इसके कुछ फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, बट मोर देन लाइकली आप देखिए, कहते हैं कि जो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन या क्लॉज 85 में दे रखी है। ऑफ द कंपनीज एक्ट, द पेड अप कैपिटल एंड द टर्नओवर ऑफ स्मॉल कंपनी शैल नॉट एक्सीड 4 करोड़ एंड 40 करोड़। तो ऑलरेडी ये बात ऊपर मैंने आपको चार्ट के जरिए समझा दी। ये जहाँ पे हम लिख रहे हैं बार बार रेवेन्यू, आप इसको पेड अप भी कह सकते हैं। सो पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर आर द 2 क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे ये डेफिनेशन तय होगी। तो कहते हैं, थ्रू दिस नोटिफिकेशन द मिनिस्ट्री हैज अमेंडेड द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनीज ऑन 15 सितंबर by amending the limit of the paid up capital and turnover of the small company earlier। अब देखिए, स्मॉल कंपनी के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, पर फिर भी बताना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई स्मॉल कंपनी है तो वो आखिरी में लिखती है कि भाई ABC, मान लीजिए वो कंपनी लैपटॉप बनाती है, चलिए इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो ABC इलेक्ट्रॉनिक्स स्मॉल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा नहीं है। कंपनी तो 2 ही तरीके की हैं, ले दे के जो आखिरी में एब्रिविएशंस यूज होते हैं, चलिए 3 मान लीजिए। अगर NGO को भी आप जोड़ रहे हैं, सेक्शन 8 को भी जोड़ रहे हैं, तो वो है प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, और एक वो जिनकी आखिरी में कुछ नहीं है, वो सेक्शन 8 कंपनीज हैं। तो अगर हम कमर्शलाइजेशन की बात करें, क्योंकि स्मॉल कंपनी भी तो कमर्शियल है, कोई NGO तो ये है नहीं, तो वो प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड जैसे वर्ड का ही इस्तेमाल करेंगी। तो ऐसा नहीं है कि वो आखिरी में अगर स्मॉल कंपनी है, जैसे मैंने कहा कि वो आखिरी में स्मॉल प्राइवेट लिमिटेड लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो नॉर्मल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरीके से ही आपको दिखेंगी, बट व्हेन यू सी देयर टर्नओवर और या पेड अप शेयर कैपिटल, अकॉर्डिंगली यू कैन डिटरमाइन। तो खैर, ये डेफिनेशन को अब अमेंड कर दिया गया है। स्टार्टिंग जब हुई थी, तो जैसे कि हमने ऊपर बात करी आपसे, कह रहे थे कि भाई जो थ्रेशहोल्ड होगा इन टर्म्स ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट इसको बढ़ा के फिर 20 करोड़ कर दिया गया, ऊपर अभी हमने देखा। और फाइनली आपके सामने जो अब है वो यही है कि पेड अप शेयर कैपिटल को बढ़ा के 4 करोड़, जबकि टर्नओवर को बढ़ा के 40 करोड़ कर दिया गया है। अगर आप सिंपल तौर पे इसको याद रखना चाहते हैं तो ये आपके सामने टैबुलर फॉर्म भी है, क्योंकि जब हम पैराग्राफ के तौर पे नंबर्स पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने की 2-3 बार ज़रूरत शायद पड़ सकती है, बट यहाँ तो बहुत ही क्लियरली सामने लिख दिया गया है, तो कोई कन्फ्यूजन की गुंजाइश बचती नहीं है। अब कहते हैं कि इट सीम्स दैट NCA frequently amending the definition of small company to provide many advantages to corporates. This move MCA is expected to provide lenience, एक easy, जिसको आप ease of doing business कहते हैं, वो यही तो है, for the compliance burden of of various small companies in India. The move is likely to get more companies in the small category and advantage them in terms of the compliance, as due to this many companies will get exemption from the compliance perspective. अब आप देख लीजिए ना कि जब हम एग्जेम्पशन की बात करते हैं तो ऑर्डर रोटेशन की बात जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। फिर कहते हैं कि पेनल्टीज भी, भाई स्मॉल कंपनी है तो वो क्या ही पेनल्टी दे पाएगी या ज़्यादा पेनल्टी नहीं दे पाएगी, तो उस तौर पर पेनल्टी भी कम लगती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह फाइनेंशियल्स का पार्ट नहीं होते हैं, तो यानी काफ़ी कम खर्चा आता है एक तरीके से कंप्लायंस को शुरुआत से आखिर तक लेके जाने में, जो कि नॉर्मली थोड़ा ज़्यादा होगा अगर आप एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी या लिस्टेड बहुत बड़ी बात होगी, लिमिटेड कंपनी सेटअप करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, चैप्टर 2 के अमेंडमेंट जो थे कंप्लायंस चैप्टर के, उसके यहीं तक थे। अब हम बढ़ते हैं आगे दूसरे चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट। और इसके अंदर भी अमेंडमेंट्स हैं, तो जहाँ जहाँ अमेंडमेंट्स हैं वो सब मैं कंप्लीट कराऊंगा। और ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब आपने ये क्लासेस देख ली, नोट्स देख लिए, कुछ भी और देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ पे विश्वास करता हूँ कि मॉड्यूल को प्रेफरेंस दी जाए। बट क्या है कि मॉड्यूल में बहुत बार कंटेंट जो है रिपीटेटिव है या उतना रेलेवेंट नहीं है, तो वो कट शॉर्ट करके आपके सामने रखा जाता है, जिससे कि आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना आए।
तो चलिए अब सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। सर्च एंड स्टेटस की जब बात करते हैं और यहाँ पे स्पेशली जो रिलेशन है वो उसका चार्जेस से है। चार्जेस को लेके कुछ बदलाव किए गए हैं, उसमें इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को भी जोड़ा गया है कि वो भी आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, स्पेशली उस कंपनीज का जो कि इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस से होकर गुजर रही है। बिकॉज ये नाम जो है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ये आते ही तब हैं जब कंपनी इंसॉल्वेंसी से होकर गुजर रही है। तो आइए देख लेते हैं आप इसके अंदर क्या लिखा है।